चलिए रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात कर लेते हैं। अगर आप बात करोगे सिक्योरिटीज की, जितनी भी सिक्योरिटीज होती है वो दो कैटेगरी में फॉल करती है। सिक्योरिटीज कितनी कैटेगरी में फॉल करती है? ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन दो कैटेगरीज होती है। पहली कैटेगरी क्या है बेटा? रेडीमेबल। और दूसरी कैटेगरी क्या है? रेडीमेबल का मतलब क्या होगा? द सिक्योरिटीज व्हिच आर रिपेएबल। ज्वाइन करना था ना उसको, नहीं किया तभी तो पूछ रही होगी। बोलो ज्वाइन कर लो। वो वही पूछ रही होगी क्लास शुरू हो गई नहीं, उसको बोलो ज्वाइन कर लो, शुरू हो गई। Repayable within a fixed period of time. If the amount due on securities is repayable within a fixed period of time, within a specified period of time, तो उसे क्या नाम देंगे बेटा? हम क्या नाम देंगे? पक्का उसी का होगा। 782 लास्ट कॉल करके बोल दे रिजॉइन कर, मैं काट देना, ज्वाइन कर बोल। कोई नहीं, दोबारा पढ़। देखो बेटा, if it is repayable within a specified period of time, within a fixed period of time, that will be known as repayable securities। क्या कहलाएगा वो? लेकिन अगर किसी भी सिक्योरिटीज का प्रीपेमेंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप होगा, ये मत बोलना इररेडीमेबल का मतलब रीपेमेंट होगा ही नहीं। कब होगा? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप होगा, तो उसे हम नाम क्या देंगे? इररेडीमेबल सिक्योरिटीज। फिलहाल सिक्योरिटीज की बात करो, एवरी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज कैन बी देयर, लाइक डिबेंचर, बॉन्ड, ये सब आ सकते हैं इसमें। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर तो टॉपिक है हमारा आज। तो अगर रेडीमेबल होगा तो मतलब क्या है? एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर में पेमेंट होगा। और अगर इररेडीमेबल होगा इसका मतलब क्या है? वाइंडिंग अप के टाइम पे पेमेंट होगा। बट एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी देयर। कोई भी कंपनी इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है। आप आगे लिखोगे भी, जब नोट्स बनाओगे तो लिखोगे। कंडीशंस में देखो, कंडीशंस ऑफ कंपनीज एक्ट। पहला कंडीशन, अ कंपनी कैन नॉट इश्यू व्हाट? तो कैन नॉट इश्यू इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि कंपनी कभी भी इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं कर सकती। और एक बात और, जो मैक्सिमम टाइम होगा रिडेम्पशन के लिए वो भी स्पेसिफाइड है। द मैक्सिमम टाइम फॉर रिडेम्पशन कैन नॉट बी इन एक्सेस ऑफ कितना? 20 ईयर, 20 साल से ज्यादा से क्रॉस होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, द मैक्सिमम टाइम ऑफ रिडेम्पशन कैन नॉट बी इन एक्सेस ऑफ 20 इयर्स। अब देखना होगा पूरा पूरा 20 ईयर यानी 20 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड नहीं ले सकते रिडेम्पशन करने के लिए। दैट ओके? श्योर। आगे अगर क्वेश्चन सिंपल है कि व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो योर आंसर शुड बी कितना? 20 इयर्स। दैट इज एब्सोल्यूट। लेकिन एक्सेप्शनली अगर कोई ऐसी कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, कोई भी ऐसी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, ऐसी कंपनी के लिए 10 साल एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। यानी कितना हो जाता है फिर? लेकिन ऐसे नहीं दिया जाता, कंडीशन के साथ दिया जाता है। क्या कंडीशन है? दैट कंडीशन इज कि वो कंपनी 21वें साल से 21st ईयर से एटलीस्ट 10% का रिडेम्पशन हर साल करेगी। मतलब वो चाहे तो 21वें साल में पूरा रिडेम्पशन कर दे, लेकिन 10% से कम नहीं होना चाहिए। कभी भी ध्यान देना इस चीज पे, एक्स्ट्रा 10 ईयर दिया जाएगा तो किसको दिया जाएगा? वो कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, और उसको ये बोला जाएगा कि 21वें साल से कम 10% का रिडेम्पशन तुम्हें करना ही करना है। क्लियर है? लाइन पूरी यही लिखी है। बट इन केस ऑफ इफ a company involved in infrastructure development projects, an extension of 10 years is allowed, subject to a condition that at least 10% of such preferences should be redeemed every year from 21st year. Clear है? पक्का? अब बात आती है सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है?
सर जो बेसिक नेसेसिटीज होती है एक देश की, लाइक हेल्थ, अब हेल्थ सेक्टर में तो हॉस्पिटल बनाना, हॉस्पिटल का काम हो रहा है, और एजुकेशन है ना, और ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इस तरह की सर्विसेज, इस तरीके के प्रोजेक्ट को डेवलप करने में लगा हुआ। हाँ, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट ले रखा कंपनी ने, तो ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ना, बोलो। तो इस तरीके की एक्टिविटीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में आती है। खैर हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें नाम से मतलब रखना है, ठीक है ना, थ्योरी नहीं लिखनी हमें इसकी। So the maximum time for redemption is exceptionally 30 years, याद रखना। अब बात आएगी सर सोर्सेज क्या है रेडेम्पशन। रेडेम्पशन कंपल्सरी हो गया, कितने साल मैक्सिमम, 20 साल के अंदर। अब मैक्सिमम 20 साल के अंदर रेडेम्पशन करोगे, लेकिन जब कभी आप रेडेम्पशन करोगे तो आपका कैपिटल क्या होगा, कम होगा, एब्सोल्युटली, हाँ है ना। अगर आप रिडेम्पशन या रिपेमेंट करोगे तो कैपिटल क्या होगा आपका, कम होगा, और कैपिटल कम होगा तो कंपनीज एक्ट का ही प्रोविजन है ना कि कैपिटल रिडक्शन अलाउड नहीं है, एक्सेप्शनली अलाउड है, वो भी ट्रिब्यूनल से परमिशन, तो अलग बात होगी, वो तो रिकंस्ट्रक्शन जैसी सिचुएशन में अलाउ करते हैं। नॉर्मली कैपिटल रिडक्शन इज नॉट अलाउड, और अगर आप कर रहे हो रिडेम्पशन कर रहे हो तो कैपिटल रिडक्शन तो पक्का है, कैपिटल तो कम होगा ही होगा, बोलो। और रिडेम्पशन भी कंपल्सरी है, तो उसके लिए आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि जितने का आपका कैपिटल कम हुआ है उसके लिए आप सोर्सेज खोज कर लो। क्या करेंगे, सोर्सेज कहां से लाएंगे। पहला सोर्स क्या है बेटा, प्रोसीड्स ऑफ इश्यू ऑफ फ्रेश शेयर। फ्रेश शेयर मतलब कोई दूसरा शेयर, कौन सा दूसरा, इक्विटी शेयर, है ना। यानी जितने से आपका कैपिटल कम हुआ उतने के बराबर आप नए शेयर्स यानी इक्विटी शेयर इश्यू करके कैपिटल को बराबर कर दो। क्लियर है, बोलो। और दूसरा क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट्स यानी फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स यूज कर लो, और फ्री रिजर्व कैसे यूज करोगे, बाय क्रिएटिंग सीआरआर। पूछोगे सीआरआर क्या है, थोड़ी देर में वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। डिविजिबल प्रॉफिट्स से आप कर लोगे ये काम। देखो ध्यान से, अगर आप रिडेम्पशन करोगे तो आपका शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए, तो उसका अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। पहला अरेंजमेंट तो सर बहुत क्लियर हो गया, इक्विटी शेयर इश्यू कर दिया, जितने का कैपिटल कम हो उतने के बराबर फेस वैल्यू होगा, ऑब्वियसली है ना। लेकिन दूसरा अरेंजमेंट कहता है कि आप एक काम कर लो, डिविजिबल प्रॉफिट का यूज कर लो। किसका यूज कर लो, डिविजिबल प्रॉफिट यानी फ्री रिजर्व्स का यूज कर लो। फ्री रिजर्व का यूज करके क्या बना लोगे आप, सीआरआर, यानी फ्री रिजर्व का यूज करके क्या बना लो, सीआरआर। सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। अब सीआरआर क्या होता है, तो ये याद रखना, सीआरआर का जो यूज होता है वो ये होता है, देखो कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस से अमाउंट जो निकला वो यहाँ पे अगर सीआरआर में आ गया, जैसे सीआरआर लेट्स सपोज, तो सीआरआर अगर हो गया यहाँ पे कोई भी अमाउंट, जब तक ये यहाँ है तब तक वो रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाई देगा, लेकिन यहाँ से वो यूज होके कहाँ जाएगा, तो याद रखना सीआरआर का केवल और केवल एक यूज है, क्या, बोनस शेयर में, है ना। बोनस इश्यू ऑफ शेयर्स में अलाउड होता है, उसके अलावा नहीं अलाउड होता, याद रखना। तो सीआरआर का केवल एक ही यूज है, क्या, इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर देना, हाँ या ना, इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर देना, सीआरआर का केवल यही यूज है, इसके अलावा कोई यूज नहीं है। तो याद रखना, सीआरआर क्रिएट होते ही भले वो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, लेकिन इट इज अ फ्यूचर शेयर कैपिटल, पोटेंशियल शेयर कैपिटल। ये कभी भी खत्म होगा तो क्या बनेगा, बोनस शेयर, और बोनस शेयर के थ्रू क्या बनेगा, शेयर कैपिटल, हाँ या ना। तो अगर आपने सेम अमाउंट को सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया है तो ये क्या कहलाएगा, इट इज इक्विवेलेंट टू शेयर कैपिटल, याद रखना। सो अगर क्वेश्चन ने बोला है कि नया शेयर इश्यू करना है तो नया शेयर जितना रिक्वायर्ड उतना इश्यू करेंगे। अगर कुछ नहीं बोला तो आपका तरीका क्या है, कैपिटल बैलेंस करने का, सीआरआर बनाओगे। सीआरआर कहां से बनेगा, फ्री रिजर्व से बनेगा, ठीक है ना, फ्री रिजर्व यानी डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है बेटा इतना। और सीआरआर का यूज क्या होगा, केवल और केवल बोनस शेयर में ट्रांसफर हो सकता है, बोनस शेयर देने में यूज हो सकता है, दैट्स व्हाई इट इज इक्विवेलेंट टू शेयर कैपिटल, यार। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। तो पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन नहीं हो सकता। अगर फिर भी करना है तो क्या करो, पहले फुल्ली पेड बनाओ फिर रिडेम्पशन करो। एंड नेक्स्ट वन,
द कंपनी शुड गिव अ नोटिस टू किसको, एंड ऑब्वियसली ऑलमोस्ट एवरी केसेस में कितना दिन का टाइम होता है नोटिस देने का, आरओसी को नोटिस देने का 30 दिन का टाइम होता है, और इन जनरल हर केस में लगभग यही है, हाँ या ना। तो 30 दिन के अंदर कंपनी ये नोटिस देगी किसको, आरओसी के, रिडेम्पशन के 30 दिन के अंदर रिटर्न फाइल करने की बात आएगी वही है। सीआरआर की बात कर दो तो बेटा देखो सीआरआर के बारे में भी थ्योरी लिखवा रखी है, नोट्स आप लोगों के पास सबके है, आप लोग शेयर कर लेना ग्रुप में, यही नोट्स होंगे। सीआरआर मतलब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटलाइजिंग द प्रॉफिट और रिजर्व, है ना भाई। एग्जैक्टली ये नहीं होता, बोनस इश्यू इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स, है ना। बोनस इश्यू इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स, है ना। सीआरआर जब भी खत्म होगा तो कहां जाएगा, बोनस इश्यू में ही जाएगा, और कहीं नहीं जा सकता। सो इनडायरेक्टली सीआरआर इज अ पार्ट ऑफ बोनस इश्यू, तो ये भी क्या है, कैपिटलाइजेशन का प्रोसेस हो गया, है ना, यानी प्रॉफिट या रिजर्व को कैपिटल में कन्वर्ट करने का तरीका। So this is known as capitalization of divisible profits. CRR can only be used for the purpose of issuing bonus share to equity shareholders. And CRR is created at, भाई क्योंकि कैपिटल बेस बराबर करना है तो किस पे क्रिएट करोगे, नॉमिनल वैल्यू पे क्रिएट करोगे। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अगर कोई होगा तो एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन क्या करोगे, इसको राइट ऑफ करोगे। किससे राइट ऑफ करोगे सर, सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हो, या कोई भी रिजर्व सरप्लस से राइट ऑफ कर सकते हो। फ्री रिजर्व का भी यूज हो सकता है, क्योंकि फ्री रिजर्व का नाम ही है फ्री, मतलब कहीं भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये था थ्योरेटिकल नोट जो कि आपका प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। जो मेजर बातें याद रखनी है कि प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करने के बाद उसका कैपिटल बैलेंस कैसे बराबर करोगे, तो दो तरीके याद रखना, सोर्सेज की बात जो कर रहा हूं, दो तरीके। पहला क्या था, फ्रेश शेयर्स, एंड देन नेक्स्ट वन सीआरआर। आप ऐसे याद रखना सीआरआर, देखो मॉड्यूल में भी दे रखा, पहला क्या है फ्रेश शेयर की बात करा, दूसरा सीआरआर वही कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और तीसरा कह रहा है कॉम्बिनेशन। भाई वो तो वही बात हो गई ना, या तो दोनों अकेले अकेले या तो दोनों मिलके काम कर लेंगे, बात एक ये, मतलब है तो दो ही तरीके। चलो स्टार्ट विद द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से, हिंदुजा कंपनी लिमिटेड had 5008% redeemable preference, कितने 5000। फेस वैल्यू क्या है बेटा इनका 100 रुपीज, फेस वैल्यू कितना है 100 रुपीज, फुल्ली पेड अप है, ये भी क्लियर है। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज प्रेफरेंसेस एट पार बाय इश्यू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ 10 each as fully paid, ठीक है ना, एट, ये ध्यान देना। You are required to pass necessary journal entries including cash transaction in the books of company. अब आप बताओ, अगर आप रिडेम्पशन करने जाओगे तो सबसे पहला काम क्या करोगे, रिडेम्पशन को ड्यू करने का काम करोगे। रिडेम्पशन ड्यू करने का काम मतलब क्या हुआ, आपका शेयर कैपिटल खत्म होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खत्म होगा तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, और 2 किसको देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। पार पे था तो पूरा 5 लाख रुपए आ जाएगा, फिर क्या करोगे, पेमेंट कर दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक हो जाएगा, कोई दिक्कत, पेमेंट हो गया, पहले ड्यू किया फिर पेमेंट करके बाद खत्म। ये तो रिडेम्पशन की एंट्री हो गई ना, लेकिन आपका कैपिटल यहाँ पे कम हो गया, अब आपको क्या करना है, सुनाई नहीं दे जो सुनो, क्यों, कैपिटल कम हुआ तो कितने सोर्सेज थे, 2, पहला फ्रेश इश्यू, दूसरा सीआरआर। अब आप बताओ इस क्वेश्चन में कौन सा करेंगे, क्यों, क्वेश्चन ने बोला है तो फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर वाला पॉइंट कब करेंगे, जब क्वेश्चन बोलेगा तभी करेंगे, हमें नहीं पता शेयर इश्यू करना नहीं करना, ठीक है ना। तो कितना कैपिटल कम हुआ बेटा आपका, 5000 शेयर थे 100 रुपए वाला 5 लाख, कैपिटल तो फेस वैल्यू पे ही होता है ना, और नया शेयर जो इक्विटी शेयर दिया वो 10 रुपए वाला दिया, फेस वैल्यू यही है, फेस वैल्यू से ही मतलब है, क्योंकि कैपिटल किस पे होता है, फेस वैल्यू, और हम कैपिटल बैलेंस करने के लिए शेयर इशू कर रहे हैं, कितने शेयर इशू करेंगे, इज दैट ओके। उसके बाद एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल खत्म, एप्लीकेशन अलॉटमेंट खत्म, ठीक है ना। तो देखो ये है आपका क्वेश्चन का जर्नल एंट्री, ये इलस्ट्रेशन नंबर 1, सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन। 8% प्रेफरेंशियल कैपिटल को रिडीम करना था, उसे ड्यू कर दिया, देन आफ्टर मैंने उसको पेमेंट कर दिया, एंड देन फाइनली कहां से ले आए, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का अगर वर्किंग नोट बनाना है तो क्या करेंगे, यही नीचे लिख लेंगे, नंबर ऑफ, क्या होगा 10 नहीं 50,000, ठीक है इतना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, ठीक है, ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। ओके बेटा इतना, चले आगे तब, ध्यान से समझो, थोड़ा टेक्निकलिटी आएगी क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं अभी फिलहाल, बेसिक ही आएगा। सेकंड क्वेश्चन पे जाइए, you'll find out कि क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट, नंबर पे बात मत करो, अमाउंट की बात मत करो, लेकिन क्वेश्चन वैसे सिमिलर है, बस एक अमाउंट पे ध्यान देना है। देखो सी लिमिटेड एट 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स, 100 वाले फुल्ली पेड, कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दिस प्रेफरेंशियल बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ 10 ईच, लेकिन उसमें पंगा क्या आ गया, पिछले वाले में क्या था, तो अब जब हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालेंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे, कितने रुपए चाहिए बेटा मुझे, 10 लाख ना, 10,000 प्रेफरेंशियल खत्म हो रहे हैं, 100 रुपए वाले कितना कैपिटल कम हो रहा है, 10 लाख रुपए। अब मैं एक प्रेफर इक्विटी शेयर दे रहा हूँ, 10 रुपए वाला इक्विटी शेयर 12 रुपए में इश्यू कर रहा हूँ, तो कितना से डिवाइड करूंगा, क्यों, क्योंकि कैपिटल बराबर करने के लिए शेयर इश्यू कर रहा हूँ, इधर है तो हाँ, तो डिस्टर्ब हो रहा है, वो करें क्या, हमारा ध्यान कहीं और, इधर ध्यान। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम इक्विटी शेयर यहाँ कैपिटल बेस बराबर करने के लिए इश्यू कर रहे हैं, पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। अमाउंट कितना भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैपिटल में फेस वैल्यू जाता है, ये बात क्लियर है। तो हमेशा याद रखना, जब शेयर इश्यू करेंगे किस चीज के लिए, कैपिटल बराबर करने के लिए, किसके लिए, कैपिटल बेस बराबर करने के, तो हम केवल फेस वैल्यू को कंसीडर करेंगे। अगर यही बोलता कि अमाउंट कम है और अमाउंट रेज करने के लिए शेयर इश्यू किया, तब हम कितने से डिवाइड करते, 12 से। अगर क्वेश्चन ये बोलता कि अमाउंट कम पड़ गया, अमाउंट रेज करने के लिए, पैसे फंड्स रेज करने के लिए शेयर इश्यू किया है, तो ऐसा सिचुएशन में हम कितना से डिवाइड करते हैं, प्रीमियम कंसीडर करते हैं, क्योंकि पैसे की बात है। लेकिन यहाँ हम क्यों शेयर्स निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें कैपिटल बराबर करना है, और कैपिटल में प्रीमियम कभी नहीं जाता, वो हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, याद रखना, ठीक है। सो एवरीथिंग विल बी सिमिलर, बस यहाँ पे याद रखना बढ़ क्या जाएगा, एक पॉइंट बढ़ जाएगा कि जो नंबर ऑफ शेयर्स आएगा वो तुम्हारा 1 लाख आएगा, और ऐसे में अमाउंट ज्यादा मिलेगा, लेकिन कैपिटल में 10 का 10 लाख मिलेगा। इज दैट ओके? क्वेश्चन सेम है, बस प्रीमियम इग्नोर करेंगे, याद रखना, नॉट ऑल टाइम प्रीमियम विल बी इग्नोर्ड, नॉट एवरी टाइम प्रीमियम विल बी इग्नोर्ड, केवल तब इग्नोर करेंगे प्रीमियम को जब हमें कैपिटल बैलेंस बराबर करने के लिए शेयर निकालना होगा। हाँ, वो ये जैसे बोल दो रखा सिंपल, अगर कोई और कारण होगा तो क्वेश्चन खुद बताएगा, लाइक क्वेश्चन बोल सकता है कि देयर इज insufficiency of funds and for that we have issued equity shares of 10 each at 2 rupees premium, तब हमें 12 को कंसीडर करना, क्योंकि पैसे के लिए बात करते हैं, यहाँ पैसे की बात नहीं करनी। इज दैट ओके?
सो हियर इज इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये भी कर रखा है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सिंपल है ये, ठीक है ना। फोटो खींच के ग्रुप में डालने में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बस क्या लगेगा 10 पैसे का डेटा लगेगा, रिचार्ज तो बनाते हो कि 10 पैसे का। दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा सस्ता कहाँ मिलता है? इंडिया में सबसे महंगा, ये तो आइडिया नहीं लेकिन महंगा हाँ है, बता रहा हूँ, भूल गया साउथ यूरोप में कंट्री है, ये तुम्हारे भिखारी देश में महंगा है, भिखारी देश समझ रहा, अब तेरे सगे वाले उसको बड़ा लगाओ पाकिस्तानियों से, और मैं पाकिस्तान से उतना ही मेरे को मतलब पसंद है पाकिस्तान और वहां के लोग, जितना इजराइल वाले फिलिस्तीन को पसंद है या रशिया वाले यूक्रेन को पसंद। अभी लेटेस्ट तो एग्जांपल ये, सीरियसली आई लव पाकिस्तान ओनली इन दैट सेंस कि जितना रशिया को यूक्रेन वाले पसंद है, समझा नहीं तो समझा नहीं, अभी तू है ना ये भी सही बात है। तेरा ग्रेजुएशन कौन से फाइनल चल रहा है ना अभी तो, शायद नहीं मैं फेल में हुआ क्या तू, बैक नहीं लगी ना, हाँ जब गांधी जी ठीक है इतना ये ओके है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो बेटा फालतू सा ही हुआ, पहला ही क्वेश्चन हो गया ना ये तो। एक्चुअली ये क्वेश्चन पहले होता था जहां पे 9 रुपीज पे शेयर इशू करता था, 1 रुपया डिस्काउंट पे, तब डिस्काउंट पे शेयर इशू करना अलाउड था। फिर उसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करना पड़ा क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 ने सीधा प्राइवेट का वैसे किताब बना था, तो यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड नहीं है। अब इस क्वेश्चन को खत्म करने के बजाय उन्होंने क्या किया, शेयर का फेस वैल्यू 9 रुपए कर दिया, बस कुछ नहीं। तो शेयर का फेस वैल्यू है ना 9 रुपए, आपको 9000 शेयर 10 रुपए वाले यानी कितना 90,000 रुपए कैपिटल के खत्म कर रहे हैं, और 9 रुपए वाला इक्विटी शेयर दे रहे हो तो 10,000 इक्विटी शेयर दे दो, बात एंट्री तो सेम होगी सर। ये सब फालतू क्वेश्चन से अब आ जाइए, ये है अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेशन आएगा लेकिन ध्यान से सुनना। The board of directors of a company decided to issue minimum number of equity shares. जब शब्द ऐसा यूज कर लेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो इसका मतलब सबसे पहले क्या बनाओगे, सीआरआर। भाई क्वेश्चन ने क्या बोला, इक्विटी शेयर कम से कम इश्यू कर, और तुम्हें पता है कि दो तरीके हैं कैपिटल बैलेंस करने के लिए, या तो सीआरआर या तो फ्रेश इश्यू। और क्वेश्चन कहता है फ्रेश इश्यू कम से कम रखो, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर इश्यू करो। तो भाई कहां जाएगा, पहले सीआरआर बनाओगे तभी तो मिनिमम पे आओगे, ठीक है ना। और इसके पहले जो क्वेश्चन लिखा था उसमें क्या लिखा था, सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यानी वहां सीआरआर की बात नहीं करनी थी। अब देखो मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने वाले बेटा, 9 रुपए वाले, देख सकते हो कितने रुपए का प्रेफरेंस शेयर खत्म हो रहा है, 5 लाख रुपीज, यानी प्रेफरेंशियल कैपिटल कितने रुपए का खत्म हो रहा है, 5 लाख रुपीज। और जो मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल है डिविजिबल प्रॉफिट का, वो कितना अवेलेबल है, 3 लाख, ठीक है ना। बोलो जो मैक्सिमम अमाउंट है डिविजिबल प्रॉफिट का अवेलेबल है वो कितना होगा, 3 लाख। तो आप बताओ आपको कितने शेयर्स का रिडेम्पशन करना है, कितने रुपए का, 5 लाख का, आए ना। यानी आपका कैपिटल कितने का खत्म हो रहा है, 3 लाख आपके पास पहले से अवेलेबल है, क्या बना लोगे। तो कितना शॉर्टेज पड़ रहा है बेटा, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए के लिए आप क्या करोगे, फटाफट जवाब दो, कितने वाला इक्विटी शेयर। तो जरा 2 लाख को 9 से डिवाइड करो, अब देखो 0.22 तो नहीं आएगा, ये आ रहा है ना तुम्हारा, ये आ रहा है, तो कभी पॉइंट में शेयर इश्यू नहीं होगा। अब सर देखो क्वेश्चन क्या होगा, दोनों में से कोई एक सही होगा, अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, या तो 22,222 शेयर्स, या आगे अप्रोक्सीमेशन करते तो क्या होता 22,000। अब हम बताओ कितने पे अप्रोक्सीमेशन करेंगे,
22 पे क्यों नहीं, 22 पे करेंगे ना, क्योंकि 0.22 था ना, तो 0.22 के लिए नियर अबाउट क्या है 22। एक बात बताओ जरा, 22,222 में 9 से मल्टीप्लाई कर, वो 2 रुपए ना, तुम्हारे ऊपर अच्छी खासी पेनल्टी इम्पोज करा सकते। कैपिटल रिडक्शन में 2 रुपए हुए ना, वो तुम्हारे लिए अच्छी खासी बैंड बजा सकते हैं। तो सर कैपिटल ज्यादा आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ या ना, बोलो ज्यादा। अब यार एक बात बताओ, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन सीए इंटर एग्जाम एक सब्जेक्ट का, और अगर तुमने 100 में 100 ले आ दिए तो क्या कोई पाप कर दिया, हाँ या ना। लेकिन 40 से कम लाए तो 6 महीने, इट विल कॉस्ट यू 6 मंथ्स, हाँ या ना। तो ज्यादा लाओ चलेगा, कम नहीं आना चाहिए, हाँ या ना। एग्जैक्टली कैपिटल कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका 5 लाख रुपया कैपिटल में, यानी कैपिटल बैलेंस बराबर होना चाहिए। 3 लाख तो सीआरआर से होगा, तो 2 लाख कम से कम चाहिए था। तो सर 2 लाख से ज्यादा आ जाए ना 2000, कभी भी अप्रोक्सीमेशन करोगे तो फॉरवर्ड अप्रोक्सीमेशन करोगे, क्लियर है। आगे क्वेश्चन में एक और बात बोला है, ये तो एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का, दूसरा पार्ट भी है क्वेश्चन का, देखो क्या लिखता है कि अब आप बताओ व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, अगर जो हम शेयर इश्यू कर रहे हैं वो मल्टीपल्स, ये रुपीज नहीं होगा बेटा, 50-50 शेयर के लॉट में इश्यू करें, रुपीज नहीं, 50 है केवल, 50-50 के ग्रुप्स में शेयर्स को इश्यू करें। तो भाई देखो हमारा आंसर तो ये आया था 22,223 हमने मान लिया था ना। अब यार 50 के लॉट्स में जाने का मतलब क्या है, या तो ये हो जाए 22,200 या फिर 22,250, कौन सा करेंगे फिर। मैंने अभी बोला आगे वाला करोगे, क्योंकि कम करोगे तो कैपिटल कम हो जाएगा, जो कि आपने रूल ब्रेक कर दिया। ज्यादा करोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो 22,250 शेयर वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, ये याद रखो, ये है इसका। भाई मेरे 50-50 के ग्रुप में शेयर इशू कर, 22,223 तुम्हारा एक्चुअल आंसर आ रहा था। अब 50 के नोट में जाने के लिए या तो तुम 23 शेयर इग्नोर करके 200 पे चले जाओ, या तो और 27 शेयर ऐड करके तुम कहां चले जाओ 50 पे। कहां जाना सही है, फॉरवर्ड जाना, मैंने बोला ना पीछे जाओगे, तो वो क्वेश्चन ने बोला, मैं जरूरी नहीं कर रहा हूँ, 50 का नोट क्वेश्चन ने बोला मेरे भाई, मतलब अभी तो ये 22,223 की जगह 2022 2,22,230 शेयर कर लेना, मेरे को क्या दिक्कत है। मैंने क्या बोला, मिनिमम की बात करो, है ना, एज पर द रूल चल रहा है। उसके ऊपर कंपनी अगर बोलती कि मैं 1.5 लाख शेयर इश्यू कर लो ना भाई, मेरे तो रूल हो गया फिर, हाँ है ना, कम से कम इतना आना चाहिए। अब उसके ऊपर कह रहा 300 कर लो ना, लेकिन क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा, गलत, क्योंकि उसने क्या मांगा है 50 के मल्टीपल, तो एटलीस्ट कितना होगा वहां पे बात करो ना। अच्छा ये भी आ गया, ठीक है, ओके। ये तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने। सर देखो यहाँ इससे कंफ्यूज मत होना, सर ने अप्रोक्सीमेशन गलत किया, सर ने अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल गलत किया, लेकिन रूल सही फॉलो किया, ठीक है ना। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इसी क्वेश्चन में सबसे बड़ा बवाल है ना, देखो ध्यान से, फिलहाल जो तुम्हारे मॉड्यूल में उसमें कोई बवाल नहीं है। क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनो। X Limited gives you the following information as on 31st March 2013, ठीक है ना, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने। The share capital of the company consists of ₹50 each equity shares of 2,25,000 and ₹100 each preference shares of, ध्यान दो, रिजर्व एंड सरप्लस पे क्या है, केवल और केवल प्रॉफिट है, यानी 48,000 का पीएनएल है बस, ठीक है ना। In order to facilitate the redemption of preference shares at a premium of 10%, the company decided to sell investment for, तो इन्वेस्टमेंट बेचना सिंपल बात है, कोई ऐसा नहीं किसी चैप्टर स्पेसिफिक से, हाँ है ना।
कभी भी इन्वेस्टमेंट बेचो, एसेट बेचो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आगे कहता है टू फाइनेंस पार्ट ऑफ द रिडेम्पशन ऑफ फ्रॉम कंपनीज फंड सब्जेक्ट टू लीविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ 12,000 डिसाइडेड टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, मिनिमम नंबर ऑफ टू रेज बैलेंस ऑफ फंड्स, यानी कैपिटल बेस बराबर करने के लिए शेयर इश्यू नहीं कर रहा है, क्या करने के लिए, सुनाई नहीं, अमाउंट चाहिए। तो अगर यहाँ प्रीमियम होता तो काउंट करते, इग्नोर नहीं करते, है ना, काउंट करते, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। चलो अभी मैं प्रीमियम पे भी करूंगा इस क्वेश्चन को, टेंशन मत, इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करूंगा। फिलहाल आप देखो आपके पास कितने शेयर आएंगे, तो ये चीज जानने के लिए आपको ये देखना आपको कैश की तंगी कितने की हुई, ये तो है भाई। आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सिंपली खत्म करना है। खत्म करने का मतलब रिडेम्पशन करना है। रिडेम्पशन करने के लिए आपको पैसे चाहिए, पैसे की भाई के पास तंगी थी, और पैसे की तंगी की वजह से उसने क्या किया, क्वेश्चन में क्या किया है, इक्विटी शेयर इशू किया 50 रुपए वाला, क्योंकि शेयर पैसे नहीं थे, कैपिटल नहीं, पैसे के लिए शेयर इशू किया, याद रखना। सबसे पहले तो हमें कैलकुलेशन बनाना है, नई मॉड्यूल मतलब तुम्हारी बुक। अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कैपिटल कितना था, 65,000 रुपए था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अभी जस्ट बताया था, देख सकते हो, है ना 65,000, देख लो। अब रिडेम्पशन कैसे करना सर, तो टोटल पेमेंट कितना दोगे, पक्का सोच लो, अरे 10% यानी 65,000, 6500 सॉरी 6,500, 65,000 में 6,500 जोड़ोगे कितना आएगा बेटा, 71,500, इतने का पेमेंट देना था। चलो देख लेते हैं, अब तुम्हारे पास पैसा था कितना, कितना अमाउंट अवेलेबल है, 31,000 देवी जी, 31,000, इसमें से कितना रखना है तुम्हें, तो मेरे भाई 31,000 में 12,000 अगर तुमने ऐसे ही छोड़ दिया तो यूजेबल कितना है, 19,000 आया ना, ये तो आ गया 19,000 तुम्हारे पास, 71,500 में तुम्हारे पास अवेलेबल अभी कितना है, 19,000। फिर तुमने इन्वेस्टमेंट बेचा, क्या बेचा, कितने का बेचा, तो तुम्हारे पास 15,000 और आ गया, हाँ या ना, यानी तुम्हें चाहिए था 71,500, हाँ या ना, तुम्हारे पास 19,000 प्लस 15,000, टोटल कितना तुम्हारे पास, 34,000। कितने की कमी पड़ गई ये बताओ, यानी तुम्हें कमी पड़ गई 37,500 रुपए की, हाँ या ना, 37,500 रुपए की कमी पड़ गई, और वो कमी कहां से पूरी करोगे, क्वेश्चन ने बोला था, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन ने बोला था, कहां से ले आओगे, इक्विटी शेयर इश्यू करके ले आना है। तो इक्विटी शेयर कितने वाला इश्यू करना है बेटा, और 50 रुपए, एक्चुअली वहां पे कोई प्रीमियम इंक्लूड नहीं, अगर प्रीमियम भी होता तो हम क्या करते, प्रीमियम के साथ एडजस्ट करके डिवाइड करते, तो कितना आएगा 750 शेयर, कोई दिक्कत, 750 शेयर, कोई दिक्कत, पक्का, सिंपल था ना ये तो क्वेश्चन। एंट्री क्या होगी, पहले इन्वेस्टमेंट बेस्ड दोगे, सर देखो 18,500 का इन्वेस्टमेंट है, बुक में देखो, कोई पंगा नहीं, 18,500 का इन्वेस्टमेंट है, कितने में बेच रहे हो, 15,000, प्रॉफिट हो रहा है ना, लॉस हो रहा है कितने का, तो भाई देखो ये एंट्री सिंपल नहीं समझ में, क्लियर है। उसके बाद इक्विटी शेयर इश्यू करना है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कितने, अब सर 750 शेयर है, लेकिन अमाउंट तो 37,500 ही आएगा ना, 50 से मल्टीप्लाई करके देख लो, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 37,500, कोई दिक्कत यहाँ तक, पक्का। इसके बाद सर रिडेम्पशन ड्यू करो, सर रिडेम्पशन ड्यू करने की एंट्री का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट, वो भी तो देना था 10%, और टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये करना है ना, देखो इतना तो क्लियर होगा भाई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और प्रीमियम रिडेम्पशन डेबिट टू, और नेक्स्ट एंट्री में उनका पेमेंट कर दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक। सर लेकिन गड़बड़ है, क्या गड़बड़, कैपिटल कितना खत्म हुआ, कैपिटल खत्म हुआ सर जी 65,000,
हाँ या ना? और कैपिटल आया कितने का सर? अब ये समझ में आया होगा, बोलो। कैपिटल गया 65,000 का, आ गया 37,500 का, कितने का कम पड़ा? 27,500 कम पड़ना चाहिए था। क्या करेंगे अब? CRR बना लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने ऐसा कुछ नहीं बोला और क्या करना है, तो CRR बना लोगे 27,500 का। कहां से बनाओगे? रिजर्व एंड सरप्लस में था क्या? तो बना लो PNL से, ठीक है। और प्रीमियम और रिडेम्पशन क्वेश्चन में क्या बोला था, नोट्स में बोला था, एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन क्या करोगे? राइट ऑफ करोगे। तो 27,500 का CRR हो गया या नहीं? बताओ, कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन में कोई खास दिक्कत नहीं थी जो नए मॉड्यूल में। हाँ या ना? बोलो बेटा, ओके लग रहा है? चलिए क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं। ओल्ड मॉड्यूल में था जहां पे न्यू इक्विटी शेयर जो है ना, issued at the rate of 60 or 65, 60 और फेस वैल्यू 50। ये था पुराने मॉड्यूल का क्वेश्चन में से ढंग का था, बोल दो सॉल्यूशन दोनों ही जगह कहीं ना कहीं इधर-उधर का थोड़ा गड़बड़, ठीक है ना? ध्यान से समझो, फेस वैल्यू कितना है जैसे क्वेश्चन में था उतना ही है, लेकिन हमने नया शेयर जो इक्विटी शेयर वो इश्यू किया किस पे किया है? प्रीमियम पे 60 रुपए के साथ, ठीक है बेटा? तो बाकी यहां तक का प्रॉब्लम तो कोई टेंशन देने वाला है नहीं तुम्हारा, ये तो सेम है। 71,500 थे ना, 19,000 अवेलेबल है, 15,000 इन्वेस्टमेंट बेच के आया, 37,500 की कमी पड़ गई। अब हम पैसे के लिए शेयर इश्यू कर रहे हैं या कैपिटल के लिए? पैसे के लिए, तो प्रीमियम काउंटेबल होगा। तो बेटा यहाँ पे हम जो डिवाइड करेंगे वो कैसे डिवाइड करेंगे? 60 से डिवाइड, ठीक है। और शेयर कितने आ जाएंगे फिर? 625, याद रखना इस चीज, ठीक है ना? और इस 625 into 50 कैपिटल हो जाएगा और बाकी 10 रुपए प्रीमियम हो जाएगा, क्योंकि पैसा पूछना चाहिए। तो पहली एंट्री में कोई चेंज बिल्कुल नहीं भाई, क्या चेंज होगा? इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो जैसे था वैसे बिकेगा। लेकिन सेकंड एंट्री में क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट होगा 37,500 से और कैपिटल हो जाएगा कितने का? देखो ध्यान से, this one multiplied by 50 rupees, याद रखना, this one multiplied by 50 यानी 625 multiplied by 50, ये आ जाएगा कैपिटल में 31,250 और 6,250 यानी 625 मल्टीप्लाइड बाई 10 रुपए, कितना? 6,250। ये कहां चला जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम में। कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद प्रेफरेंशियल का रिडेम्पशन ड्यू करो, रिडेम्पशन ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंशियल कैपिटल प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट हो जाएगा, प्रेफरेंशियल होल्डर वो सेम रहेगा और फिर पेमेंट करने की भी एंट्री सेम है। बोलो बेटा, यहाँ तक कोई टेंशन? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी आपका कैपिटल